इस वक्त सिया की याददाश्त वापस आ चुकी थी और वो जल्द से जल्द राघव के पास पहुंचाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही सिया अपने कमरे से बाहर निकलने लगी, तभी उसे भानु प्रताप सिंह की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही सिया ने अपने कमरे के दरवाजे को झट से बंद कर लिया और कमरे की कुंडी लगा दी, ताकि भानु प्रताप सिंह को भनक भी न लगे कि सिया को सब कुछ याद आ चुका है और वो मुंबई जाने वाली है। तभी भानु प्रताप सिंह सिया के कमरे के बाहर आया और दरवाजे पर नोक करते हुए बोला, रानी सा, क्या हुआ? आपने दरवाजा क्यों बंद करके रखा है? क्या आप हमसे नाराज हैं? माफ कीजिए रानी सा, हम आप पर गुस्सा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आप हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए हमें आपसे ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी। सॉरी रानी सा, अब गुस्सा थूक दीजिए और दरवाजा खोल दीजिए प्लीज रानी सा। भानु प्रताप सिंह की आवाज सुनते ही सिया को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि इस वक्त वो दरवाजे के ठीक पीछे छुपी हुई थी। इसलिए सिया धीमे धीमे कदमों से अपने बिस्तर तक गई और वहां से दबी आवाज में बोली, नहीं हुकुम सा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मुझे तो बस नींद आ रही है, इसलिए मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी देर सोने दीजिए, उसके बाद मैं खुद आकर आपसे बात करूंगी। सिया की इतनी बात सुनते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है रानी सा, आप आराम से सो जाइए, जब आप उठ जाएंगी तो हम आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए, अभी आप आराम कीजिए। इतना कहकर भानु प्रताप सिंह सिया के कमरे के दरवाजे के पास से वापस चला गया। भानु प्रताप सिंह के वहां से जाते ही सिया अपने बिस्तर से उठी और दरवाजा खोलकर इधर उधर झांकने लगी। जब उसे इधर उधर कोई नजर नहीं आया तो वो दबे पांव महल के सिक्योरिटी गार्ड्स और नौकरों की नजरों से बचते हुए महल के बाहर आ गई। महल के बाहर निकलते ही सिया ने एक लंबी सांस ली, लेकिन तभी उसे अपने सामने राम सिंह नजर आया। राम सिंह को देखते ही सिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए राम सिंह के पास आकर उसे ऑर्डर देते हुए बोली, राम सिंह, मुझे मुंबई जाना है, क्या तुम अपनी गाड़ी से मुझे मुंबई ले जा सकते हो? सिया की बात सुनकर पहले तो राम सिंह सोच में पड़ गया, लेकिन फिर वो अपने सर को खुजलाते हुए बोला, लेकिन रानी सा, हुकुम सा ने तो हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम आपको मुंबई ले जाएं, तो फिर आप। राम सिंह आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही सिया ने राम सिंह को धमकी देते हुए कहा, अच्छा, तो आप सिर्फ अपने हुकुम सा का ऑर्डर ही मानते हैं? आपकी रानी सा आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है ना? तो फिर ठीक है, मैं अभी जाकर हुकुम सा को आपकी शिकायत कर देती हूँ, उसके बाद आप सोच लीजिए कि आप मेरे साथ जाएंगे या नहीं। सिया की बात सुनते ही राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं रानी सा, हुकुम सा के आगे कुछ मत कहिएगा, अगर उन्हें पता चला कि हमने आपकी बात नहीं मानी तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। आपको मुंबई जाना है, ठीक है रानी सा, हम अभी अपनी गाड़ी में आपको लेकर चलते हैं, लेकिन शायद हम अपना गमछा भूल गए, हम महल में जाकर अपना गमछा लेकर अभी आते हैं। राम सिंह की बात सुनकर सिया ने घबराते हुए अपने आप से कहा, नहीं, अगर ये राम सिंह अंदर गया तो, और इसने हुकुम सा को बता दिया कि मैं मुंबई जा रही हूँ, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मुझे इसे अंदर जाने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? तभी सिया ने कुछ सोचते हुए राम सिंह से हंसकर कहा, अरे राम सिंह भैया, आप वहाँ किचन संभालने थोड़े ही ना जा रहे हैं जो आपको अपने गमछे की जरूरत पड़ेगी, आप मेरे मुंबई जा रहे हैं, वो भी मेरे ड्राइवर बनकर, ना कि नौकर बनकर। सिया की बात सुनते ही राम सिंह, जो अभी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, उसने गाड़ी स्टार्ट की और सिया को अपने साथ बिठाकर मुंबई के लिए निकल पड़ा। काफी घंटों के बाद सिया मुंबई पहुंची। जब सिया मुंबई पहुंची तब तक अंधेरा हो चुका था और रात होने वाली थी। मुंबई पहुंचते ही सिया ने राम सिंह को सिंघानिया मेंशन के आगे गाड़ी रोकने को कहा और गाड़ी रुकते ही सिया झट से गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई सिंघानिया मेंशन के अंदर चली गई। जब सिया सिंघानिया मेंशन में पहुंची तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया, इसलिए सिया ने राघव को आवाज लगाते हुए चिल्लाना शुरू किया। सिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर अपनी व्हीलचेयर के सहारे दादी अपने कमरे से बाहर आई और सिया की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। सिया ने जैसे ही व्हीलचेयर पर दादी को देखा तो सिया भागती हुई दादी के पास आई और उनकी व्हीलचेयर के पास बैठकर आश्चर्य भरी निगाहों से दादी की तरफ देखते हुए बोली, दादी क्या हुआ आपको? आप इस व्हीलचेयर पर कैसे आई? व्हीलचेयर पर आने के बाद से दादी के शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता था, लेकिन सिया को देखने के बाद दादी बहुत खुश थी।
उन्होंने खुश होते हुए अपने हाथ को हिलाया और धीरे धीरे अपने हाथ को सिया के सिर पर फेरने लगी। दादी के कांपते हाथ को देखकर सिया की आंखों में आंसू आ गए और सिया ने नम आंखों से दादी की तरफ देखा। इस वक्त दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सिया ने जैसे ही दादी की आंखों में आंसू देखे तो उसने अपने हाथों से दादी के चेहरे से आंसू पोंछे और उनकी गोद में सर रखते हुए बोली, दादी, आप ऐसे हालात में कैसे हैं? क्या हुआ आपको? और आप ऐसी हालत सिंघानिया मेंशन में अकेले क्या कर रही हैं? यहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई भी क्यों नहीं है? और राघव कहाँ है? सिया ने जैसे ही राघव के बारे में पूछा तो दादी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। दादी की आंखों से आंसू गिरते देख सिया का दिल बैठ गया और उसने घबराते हुए दादी से कहा, क्या हुआ दादी? राघव ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? दादी, आप रो क्यों रही है? प्लीज मुझे बताइए ना, राघव ठीक है या नहीं? दादी सिया को कुछ भी बोल पाती, उससे पहले ही सिया को पीछे से किसी औरत की रोबदार आवाज सुनाई दी। अब तक तो राघव एकदम ठीक था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो राघव ठीक कैसे हो सकता है? इस आवाज को सुनकर सिया ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो अपने सामने खड़ी नेहा को देखकर सिया चौंक गई। इस वक्त नेहा ने साड़ी पहनी हुई थी और गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां और अपनी मांग में सिंदूर भरा हुआ था। उसके इस सुहागन वाले रूप को देखकर सिया ने चौंकते हुए कहा, नेहा, तुमने दोबारा शादी कर ली क्या? या फिर तुमने ये सब सिंगार उस ठाकुर के लिए किया है? सिया की बात सुनते ही नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, उस ठाकुर के लिए सिंगार करे? मेरे पैर की जूती? मैंने तो ये सिंगार अपने राघव के लिए किया है। वैसे भी तुम तो उसे छोड़कर चली गई थी ना, तो किसी को तो उसे संभालना ही था, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। तुम जिस घर में आई हो वो मेरा घर है, मेरे राघव का, इसलिए अपने झूठे आंसुओं को पोंछो और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। नेहा की बात सुनकर सिया चौंक गई और चौंकते हुए बोली, ये क्या बक रही हो तुम? नेहा, तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर कब से हो गया? और राघव ने तुमसे शादी कब और क्यों की? सिया की बात सुनकर नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा राघव तुम्हारी याद में तड़पता रहता और तुम्हारा इंतजार करता? भले ही तुम वहां अपने उस हुकुम भानु प्रताप सिंह के साथ महल में अय्याशी करती है ना, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम खुद किसी की पत्नी बनकर रह रही थी तो फिर तुम्हें राघव से क्या फर्क पड़ता है? उसने किसके साथ शादी की और क्यों की? वैसे भी अब राघव मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी, और ये सिंघानिया मेंशन भी अब मेरा है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ और मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि निकल जाओ मेरे घर से। नेहा की बात सुनकर सिया ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? तुम राघव ने तुमसे शादी कर ली? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राघव अपनी सिया को छोड़कर किसी और से कभी शादी नहीं कर सकता। राघव सिर्फ मुझसे प्यार करता है, उसने आज तक तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा, और तुम कह रही हो कि उसने तुमसे शादी कर ली। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरा राघव मेरी जगह किसी और को दे सकता है, कभी नहीं। और रही बात मेरे इस घर से जाने की, तो मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये घर तुम्हारा नहीं, मेरे राघव का घर है। सिया की बात सुनते ही नेहा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। अभी अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती हूँ, जब वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से निकालेंगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ये किसका घर है। इतना कहकर नेहा ने चिल्लाते हुए अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और उन्हें ऑर्डर देते हुए बोली, इस औरत को पकड़ो और इसे धक्के मारकर सिंघानिया मेंशन के बाहर निकाल दो। और हाँ, आइंदा ये औरत इस घर के आसपास भी दिखनी नहीं चाहिए। नेहा की बात सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स सिया के पास आए और उसे पकड़कर मेंशन से बाहर ले जाने लगे। उन गार्ड्स को अपने आप को सिंघानिया मेंशन से बाहर ले जाते देख सिया ने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये मेरा घर है और मुझे राघव से मिलना है। दादी, दादी प्लीज, मुझे राघव से मिलना है। सिया को दादी का नाम पुकारते देख नेहा ने कुटिल मुस्कान के साथ बड़बड़ाते हुए कहा, तुम्हारी दादी चाहकर कर भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी सिया, क्योंकि तुम्हारी दादी एकदम हेल्पलेस है। वो बस तुम्हें इस घर से जाते हुए देख सकती है और परेशान हो सकती है, इसके आगे कुछ नहीं कर सकती। इतना कहकर मुस्कुराते हुए नेहा अपने कमरे में चली गई। नेहा को मुस्कुराकर वहां से जाते देख दादी ने अपने आप से कहा, पता नहीं ये लड़की कब इस घर से जाएगी, कब मेरा राघव यहाँ वापस आएगा और कब मेरी बहू सिया को उसका हक दिलाएगा।
इतना बोलकर दादी ने भगवान को याद करते हुए अपने आप से कहा, हे भगवान, इस बुढ़िया की दुआ सुन लीजिए। भले ही मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरे राघव और सिया को मिला दीजिए प्लीज भगवान। क्या भगवान दादी की दुआ सुन लेंगे? क्या राघव और सिया फिर से एक हो पाएंगे, या इनके मिलने से पहले ही नेहा और भानु प्रताप सिंह अपनी चाल चल देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM।